इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद शिव में। आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। आप एसएसटी पढ़ रहे थे और एसएसटी में आपका चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया था। उसकी मैपिंग मैंने बता दी कि कैसे मैप में उसके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, वो भी मैंने बता दिए, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। रही बात दूसरी की एक प्रॉब्लम है नोट्स की, तो मैं आपको केवल एक ही बात कहूँगा कि आप लेबर वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को चुनिए। कि आप ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा। आप जो लिख रहे हैं वो चीज़ आपके दिमाग में भी बैठ जाए, बस इस पर आपको काम करना है। आप चाहे जिसकी नोट्स बनाइए, किसी की नोट्स कोई खराब नहीं है, ना मेरी नोट्स ना किसी और की नोट्स। आपको जो बेहतर लगे आप उसके साथ चलिए, आपको जो बेहतर नहीं लग रहा है आप बिल्कुल उसके साथ मत चलिए। हर जगह, मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जीवन की भी बात कर रहा हूँ। अगर अपने जीवन में आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ चलूंगा तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो आप बिल्कुल उसके साथ चलिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ चलता हूं तो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, तो बिल्कुल उसका साथ बेझिझक आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आपका चैप्टर फर्स्ट, आपका जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, आपकी बुक चल रही थी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम था पावर शेयरिंग, ये आपने पढ़ लिया था। पावर शेयरिंग के बाद जो इसका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे। आज इस चैप्टर को हमने उठाया है, उस चैप्टर को जितना भी पढ़ा पाते हैं आज पढ़ाएंगे। तो फेडरलिज्म, पहली बात तो होता क्या है। तो जब आप एक चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में, कि जब आप एक चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में आपने देखा था कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद हो तो उस चैप्टर में मैंने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था। और ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताया था, मैंने कहा 3 लेवल होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल, और तीसरा होता है आपका लोकल लेवल। तो ये क्यों बनाए गए हैं? इसका मतलब है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी में हो, इसीलिए ये लेवल्स बनाए गए हैं। और यही क्या होता है फेडरलिज्म। अब इसको समझते हैं, अब इसको थ्योरी वाइज समझते हैं कि क्या होता है फेडरलिज्म का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फेडरलिज्म का मिला है कि नेशन और स्टेट, मतलब नेशन जो है, मतलब मान लीजिए सेंटर में जो सरकार है वो स्टेट की सरकार के साथ हाथ मिलाकर चलेगी। मतलब जो पावर है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखते हैं सेंट्रल लेवल की अलग गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की अलग गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल की अलग गवर्नमेंट होती है। तो जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसकी पावर और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसकी पावर, इन दोनों की पावर को कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल में बांटा जाता है। इसी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जरा फेडरलिज्म की परिभाषा देख लेते हैं, फेडरलिज्म की डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होती है। देखिए चैप्टर वाइज अगर आप बात करेंगे तो चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये मैं नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, पहले आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा फेडरलिज्म की अगर बात करते हैं तो लिखा इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है, पावर, ये पावर जो है ये अलग अलग लेवल्स में क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है या फिर डिवाइड कर दी जाती है। मतलब सिंपल सी बात समझिएगा, मैंने कहा पावर किसी एक लेवल की गवर्नमेंट या फिर पावर किसी सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के पास ना होकर हर लेवल के गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे भारत में आपकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है बीजेपी की, आपकी स्टेट लेवल की अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो भी आपकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, पर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के पास अलग पावर है और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। ये क्यों मिलता है? तो ये केवल इसी कारण मिलता है क्योंकि भारत में फेडरलिज्म चल रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार डिफिनीशन की बात करते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मैंने आपको 2 फॉर्म पावर शेयरिंग के बताए थे। एक था हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे जिसमें मैंने आपको 3 ऑर्गन्स बताए थे, आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटरी और जुडिशरी। और अगर आप वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो पावर सबसे ज्यादा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद जो पावर होती है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होती है। तो सिंपल सा फेडरलिज्म का मतलब समझ लीजिए फिर से एक बार। मैंने कहा फेडरलिज्म का मतलब यही है कि एक गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जो पावर्स है उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जा रहा है। यही क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। तो डिफिनीशन दिमाग में रख लीजिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच
power is divided into different levels of government and is also known as vertical form of power sharing। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग गवर्नमेंट में क्या हो रही है, पावर को डिवाइड किया जा रहा है। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। पहला होता है सेंट्रल लेवल, जिसमें आप देख रहे हैं मोदी जी की सरकार है, मतलब भाजपा सरकार है। दूसरा होता है स्टेट लेवल, आप यहां भी देख रहे हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मतलब भाजपा की सरकार है। लोकल लेवल, अब ये एक नया तरीका आया था कि क्योंकि स्टेट लेवल के नीचे भी कोई चीज है जो आपको काम करना पड़ेगा। अब इस लोकल लेवल में वही आपका आता है ग्राम पंचायत और म्युनिसिपालिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो पहले 3 लेवल्स गवर्नमेंट के होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। और इन्हीं को क्या किया जाता है, इन्हीं में पावर को डिवाइड किया जाता है और यही क्या कहलाता है, आपका फेडरलिज्म कहलाता है। तो फेडरलिज्म आपके समझ में आ गया। दूसरी एक और चीज जाननी होती है, फेडरलिज्म का उल्टा क्या होता है, तो दूसरा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है कि सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव ऑल द पावर्स। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो होगी, जो सबसे ज्यादा जो पावर होगी, मतलब जितनी भी पावर होगी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती। हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, मतलब हमारे यहाँ पावर को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पर हमारे यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट कब होती, यूनिटरी गवर्नमेंट तब होती जब सभी पावर हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती। मतलब जो मोदी जी की सरकार है उनके पास अगर सब पावर होती तो हमारे यहाँ कह सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है। क्या होती है यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जितनी भी पावर होती है वो केवल सेंट्रल लेवल के पास होती हैं और किसी के पास नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने फेडरलिज्म बताया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताया और यूनिटरी गवर्नमेंट बताया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनिमेटेड मेथड से देखते हैं। ये देखिए, मैंने 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपको अभी बताएं, एक बार यहां से भी देख लेते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट के आपके 3 लेवल, यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में आपने बांटा। म्युनिसिपैलिटीज ये आपकी शहरों के लिए होती है, मतलब अर्बन एरियाज के लिए होती है, और ग्राम पंचायत ये आपके रूरल एरियाज के लिए होती है। तो ये आपकी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए दिमाग में हमेशा यही बना रहता है। पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके व्यू में जान लेते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मैंने कहा ना कि चित्रों के माध्यम से आपको समझना आसान होता है, और फिर इस चैप्टर से आपका एक ना एक लॉन्ग आंसर जरूर आता है हर बार। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से आपसे लॉन्ग आंसर ना पूछा जाए। तो एक बार फीचर्स देख लेते हैं, अगर कहीं भी फेडरलिज्म है तो क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। फीचर्स का मतलब क्या, अगर आप कोई मोबाइल लेते हो तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, तो इसका कैमरा बढ़िया, इसमें ये एंड्रॉइड का वर्जन है, ये मतलब आप फीचर्स बताते हैं। जैसे फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म अगर किसी देश में है तो क्या क्या फीचर्स होंगे उस देश में। तो पहला जो फीचर्स लिखा है, कह रहा है कि अगर फेडरलिज्म है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां का। तो हमारे देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पहला फीचर हो गया कि फेडरलिज्म होगा तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद दूसरा, ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी होगी। तो हमारे यहाँ भी 2 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ फेडरलिज्म है और 2 गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे बड़ा माना जाएगा, उसके बड़ा कुछ नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट और ना ही कोई गवर्नमेंट में काम करने वाला आदमी। ठीक है, तो अगर फेडरलिज्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी, मतलब सबसे बड़ा माना जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब जुडिशरी के जो निर्णय होते हैं वो केवल जुडिशरी के आधार पर होते हैं, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है किसी निर्णय को लेने के लिए। तो अगर फेडरलिज्म है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। डिवीजन ऑफ पावर्स, मैंने कहा पावर्स को डिवाइड किया जाएगा। आपने देखा सेंट्रल के पास अलग पावर, स्टेट के पास अलग पावर और लोकल के पास अलग पावर। और बाइकामेरल का मतलब होता है 2 भाग। तो लेजिस्लेचर के हमारे यहाँ 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। तो फेडरलिज्म होगा तो ये 6 फीचर्स वहां जरूर होंगे। पहला है कि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पहला है कि वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां पर ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा और बाइकैमेरल आपका लेजिस्लेचर होगा। बाइकैमेरल का मतलब है 2 भाग,
ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर के दो भाग होंगे, एक नहीं होगा, हमारे यहाँ दो है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि आप इसको दिमाग में रख लीजिए, इसी के आधार पर आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपके शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो आपकी नोट्स में है, मतलब जो आपकी किताबों में है, एक बार उनको देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो नोट्स आपके बने हैं ये पूरी एनसीईआरटी के नोट्स हैं। लिखा है पहला कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म, यही मैंने बताया था, ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका मतलब है पहला पॉइंट कि अगर कहीं भी फेडरलिज्म है तो वहां 2 या 2 से अधिक लेवल्स के होंगे गवर्नमेंट के। उसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैड द सिटीजन बट ईच लेवल्स हैव इट्स ओन जुडिशरी, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट होती है वहां के सिटीजन्स के लिए। मतलब हमारे लिए स्टेट की गवर्नमेंट बीजेपी की है और सेंट्रल की गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, पर अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहां पर स्टेट में बीजेपी नहीं है, तो हमने कहा अलग अलग गवर्नमेंट है और हर गवर्नमेंट के जो जुडिशरीज होता है, मतलब जो आपके ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, ज्यूरिडिक्शंस का मतलब है क्षेत्र, जितने क्षेत्र जिस पर वो पावर होती है उनकी, तो वो सब अलग अलग होते हैं। मतलब डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स के पास अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं। आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है कि jurisdictions ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी क्षेत्राधिकार हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हुए हैं। मतलब बिना संविधान, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट ये था कि जितने भी आपकी jurisdictions हैं, jurisdictions का मतलब है जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्रों पर आपका अधिकार है, वो सब अधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ लेवल। कह रहे हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ये क्या चाहिए, तो इसको दोनों लेवल्स के गवर्नमेंट का साथ चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर डिस्पाइट एरियाज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने कहा जुडिशरी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, वही एक पॉइंट जो वहां पर बताया था कि जो जुडिशरी होगी वो अपने में इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं होगी, चाहे जोन लेवल की गवर्नमेंट हो। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में बताया, जो ये 5 पॉइंट आपके इन्हीं 5-6 पॉइंट से बेस्ड है। मैंने कहा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर पहला, उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट होगी, ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिटी होगी वहां पर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स को अलग अलग बांटा जाएगा, और बाइकैमरल मतलब 2 वहां पे लेजिस्लेचर होंगे, 2 आपके संसद होंगे, 2 आपकी सभाएं होंगी जहां पर लोकसभा और राज्यसभा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा रिवाइज करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा मैं वहाँ पढ़ा रहा था कि आपको रिवाइज करते हुए सभी चीज़ें लेकर चल रहा था, तो इतनी जल्दी नहीं है, वहाँ तो समय भी नहीं रहता था, तो यहाँ समय ही समय है, आराम से मैं आपको पढ़ा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो चैप्टर का नाम आपको बताया फेडरलिज्म है। ठीक है, फिर मैंने कहा फेडरलिज्म की डिफिनीशन बताई कि फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं। पावर जो हैं ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर दी गई, डिवाइड कर दी गई। मतलब सेंट्रल लेवल के पास अलग पावर, स्टेट लेवल के पास अलग पावर और लोकल लेवल के पास अलग पावर। उसके बाद मैंने कहा कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो यूनिटरी गवर्नमेंट जितनी भी पावर होती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। उसके बाद मैंने आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बताया जिसमें 6-7 पॉइंट आपको बताए। तो इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम, मतलब अगर फेडरल सिस्टम है तो क्या क्या होना चाहिए। तो लिखा है फेडरल गवर्नमेंट इज फॉर सेफ गारंटीड एंड प्रमोटेड यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर कहीं भी फेडरल गवर्नमेंट है तो ये आपको सेफ मतलब सुरक्षित की गारंटी देता है कि हमारे यहाँ फेडरल है तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं इस देश में, और यूनिटी मतलब एकता को प्रमोट करती है आपकी। फेडरलिज्म एकोमोडेट रीजनल डाइवर्स, मतलब ये कहीं ना कहीं सामंजस्य, एकोमोडेट का मतलब होता है समझौता या सामंजस्य बैठाना। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कई सारे धर्म हैं और कई सारे धर्मों में कहीं ना कहीं आप वाद विवाद हमेशा देखते रहते हैं। तो जो फेडरलिज्म है वो सभी धर्मों के बीच क्या करता है, सामंजस्य बैठाने का काम करता है। तो यहां से अभी तक मैंने इतना जाना कि आपकी फेडरल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो फेडरल सिस्टम में एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो वहां का सिटीजन है उसके सेफ या फिर सुरक्षित होने की गारंटी होनी चाहिए। उसके बाद
जो आपका फेडरल गवर्नमेंट होगी वो जितने भी रीजन है वहां के उसमें क्या करेगी, सामंजस्य बैठाने का भी काम करेगी। उसके बाद अगर कोई आइडियल फेडरल सिस्टम है, देखिए पूछ लिया जाता है व्हाट इज आइडियल फेडरल सिस्टम, तो आइडियल फेडरल सिस्टम वैसे तो कभी होता नहीं है, ठीक है, पर बात कर लें इन फेडरल सिस्टम म्यूचुअल ट्रस्ट मेक्स इन आइडियल, मतलब जो हमारे बीच का ट्रस्ट है, मतलब स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है, और उन दोनों के बीच जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वही एक आइडियल गवर्नमेंट को बनाता है। इट अलाउज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, जो फेडरल गवर्नमेंट है ये हमें साथ साथ रहने के लिए क्या करता है, एक बाध्य करता है या फिर एक समझौता करता है। तो ऐसी गवर्नमेंट मतलब आइडियल तब होगी जब सेंट्रल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और हमें एक साथ रहने के लिए मतलब जाय किया जाएगा कि नहीं, कहा जाएगा कि नहीं हम एक साथ रहें, ठीक है। तो ये आपकी सामाजिक स्थिति को बताएगा। इससे आप थोड़ा सा सोचिए कि सामाजिक परिस्थितियां क्या चल रही हैं, क्या हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट है कि नहीं है, क्या हमारे देश में देख रहे हैं कि क्या अलग अलग तरीके से आपको रहना सिखाया जा रहा है। तो फेडरल सिस्टम, आइडियल फेडरल सिस्टम की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो दो टाइप के आपके फेडरेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, टाइप्स ऑफ फेडरेशन या फिर टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो आपको दिमाग में रखना है दो टाइप होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग का मतलब है साथ साथ आना और होल्डिंग का मतलब है एक दूसरे को पकड़े रहना। तो अब इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा है कमिंग टुगेदर, एक एक पॉइंट दोनों, इन्हें पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अगर ऐसा डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए केवल नाम से आप समझने की कोशिश करिएगा कि नाम से इसकी डिफिनीशन या कैसे बनता है। मैंने कहा कि मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट और अ कंट्री। मैंने कहा कई अलग अलग स्टेट आकर मिलते हैं और कंट्री के एक नई फॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड अ पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल सा ये हो रहा है कि अलग अलग आपके छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है, ये मान लीजिए अलग अलग छोटे छोटे स्टेट हैं और ये स्टेट मिलकर क्या कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट बनाने का काम कर रहे हैं या फिर उसको यूनाइट या फिर कंट्री बनाने का काम कर रहे हैं। ये अभी अलग अलग हैं, मतलब किसी एक देश से संबंधित नहीं है, पर ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम अलग अलग स्टेट हैं तो हम मिलकर एक कंट्री बना लेंगे। तो कमिंग टुगेदर मतलब हम अलग अलग हैं तो हम एक साथ आ जाएंगे। अब होल्डिंग टुगेदर का मतलब है कि अ लार्ज कंट्री डिसाइड, अब एक बड़ी कंट्री है, जैसे मैंने कहा भारत एक बड़ी कंट्री है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे स्टेट हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल में पावर्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को समझेंगे फिर से एक बार। मैंने कहा कमिंग टुगेदर का मतलब है एक साथ आ जाना, मतलब पहले अलग अलग थे ना, तो पहले अलग अलग थे और फिर ये सब स्टेट्स एक साथ आकर यूनाइट करते हैं और एक बड़ी कंट्री बनाने का काम करते हैं, तो यही कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब एक कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें कई सारे स्टेट हैं, तो उसमें जो पावर्स है वो क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, या सेंट्रल की पावर स्टेट की पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, तो होल्डिंग टुगेदर से याद रखना, केवल आप इंडिया याद रखना कि इंडिया आपकी होल्डिंग टुगेदर है, मतलब एक बड़ी कंट्री है जिसमें जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड की गई हैं। और कमिंग टुगेदर का मतलब है कि कई सारे, आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए इसी से संबंधित है, कई सारे छोटे छोटे स्टेट मिलकर अपने आप को एक कंट्री बना लेते हैं और वे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। कह रहा है दूसरे पॉइंट में कहा कि अलग अलग स्टेट हैं, मतलब अलग अलग स्टेट हैं और ये मिलकर कह रहे हैं कि भैया हमको एक देश बना दो। तो अलग अलग स्टेट कहेगा हम ही मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, तो हमारी अपनी अपनी पावर होगी। तो हर स्टेट के पास अलग अलग और इक्वल पावर होती है। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ किसी स्टेट्स को ज्यादा पावर मिली है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बड़ा स्टेट है तो पावर इसको ज्यादा मिली है, और किसी कोई छोटा स्टेट है तो उसको पावर कम मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब मैंने कहा कि अगर देश बनता है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होगी, कोई अलग अलग पावर नहीं होगी। कह रहा है अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, मतलब सेंट्रल लेवल के पास ज्यादा पावर होगी और स्टेट लेवल के पास कम पावर होगी। तो
तो ये दिमाग में रखना है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ आ रहे हैं। तो ये सब पहले अकेले अकेले थे, हमने कहा हम अकेले अकेले हैं और हम अगर आपके साथ तभी आएंगे जब हमारी पावर को कम नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखना। ये क्या है, ये एक बड़ी कंट्री है और इस बड़ी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट हैं। तो उसने कहा कि सेंट्रल लेवल के पास हम पावर को अलग तरीके से देंगे और लोकल लेवल और स्टेट लेवल के पास पावर को अलग अलग देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया पूछा जाता है, ये एग्जाम आपके किसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि ये बताइए यूएसए में कौन सी फेडरेशन है, तो यूएसए में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, इन सब में कौन सी फेडरेशन है, तो इन सब में आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, इन इंडिया अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट्स सच एज अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मिजोरम हैव डिफरेंट पावर दैट नोबडी कैन परचेज अ लैंड इन दिस स्टेट इफ ही इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। देखिए हमारे यहां मैंने कहा कि अलग अलग पावर मिलती है सभी को, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और मैंने कहा इंडिया में अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर मिली है। अब इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, इन नॉर्थ ईस्ट इलाका में, इस जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ के जो स्टेट्स हैं इनको एक पावर अलग मिली हुई है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में कोई भी आपका लैंड परचेज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका रीजन यही है कि वहाँ की कल्चर्स, वहाँ की सभ्यताओं को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ के जो कल्चर्स हैं, वहाँ की जो सभ्यता हैं, उनको कोई नुकसान ना हो या वो खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं, संख्या में कम है, और हम जाकर वहाँ पर रह लेंगे तो हम अपने चाचा नाना सबको बुला लेंगे कि चाचा यहाँ प्लाट सस्ते हैं, आओ ले लो। तो क्या होगा कि उनके कल्चर्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए भारत में हम कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के पास भी अलग अलग पावर है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। एक बार आपको इसको दिखा दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, समझिएगा। पहला है कमिंग टुगेदर। तो मैंने कहा ये अलग अलग स्टेट हैं और ये अलग अलग स्टेट मिलकर क्या कर रहे हैं, कंट्री का निर्माण कर रहे हैं, कंट्री को बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सब स्टेट्स के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर होगी और सेंट्रल के पास अपनी अलग पावर होगी। पर अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे तो ये पूरा एक देश है और ये पूरे एक देश में छोटे छोटे स्टेट हैं, और ये छोटे छोटे स्टेट जो है वो सेंट्रल लेवल की पावर्स को लेकर स्टेट लेवल की पावर को दे रहे हैं। मतलब सेंट्रल लेवल के पास ज्यादा पावर है और स्टेट लेवल के पास कम पावर है। यहाँ पे क्या पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सभी स्टेट्स में, पर यहाँ पर सभी स्टेट्स में पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। इसके एग्जाम्पल में कमिंग टुगेदर के मैंने कहा यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको इंडिया, बेल्जियम, स्पेन के बारे में बताया। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। एक बार फिर से मैं सभी पॉइंट्स को आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैंने कहा मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब अलग अलग बहुत सारे स्टेट हैं कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर कंट्री। मतलब अलग अलग स्टेट एक साथ कह रहे हैं भाई हाँ आओ हम तुम मिल जाते हैं और मिलकर एक नई देश का निर्माण करते हैं। फिर अगर आप होल्डिंग टुगेदर की बात करोगे तो कह रहे हैं कि ये पहले से ही कंट्री है, कंट्री वंट्री नहीं बन रही है। A large country decide to divide a power between constituent states, मतलब एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा देश है, वो डिसाइड कर रहा है कि हम अपने जो स्टेट्स हैं, संवैधानिक जो स्टेट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट्स हैं, इनको क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर मैंने कहा ये अगर कमिंग टुगेदर की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट है, तो इसका मतलब ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। अलग अलग स्टेट्स के पास अपनी अलग अलग बराबर की पावर है। यहां कहा कि अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट, जिसका एग्जांपल आपने अभी ये नीचे पढ़ा, ठीक है, कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर तीसरा पॉइंट, पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें मैंने कहा सेंट्रल में एक गवर्नमेंट बनती है, कंट्री बनाने के बाद एक सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास आपकी क्या होगी, बराबर की पावर होगी। पर अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर में, तो होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल और स्टेट लेवल के पास अनइक्वल पावर होंगी। उसके बाद एग्जांपल मैंने आपको बताया यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं तो इंडिया है, बेल्जियम है और स्पेन है। और एग्जांपल में मैंने आपको बताया, जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे इलाकों में
किसी भी बाहरी व्यक्ति को, मतलब अगर आप असम में निवासी हैं तो आप असम में जमीन खरीद सकते हैं, पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप जाकर अरुणाचल प्रदेश या असम में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो यही पावर अलग अलग मिली हुई है सबको। तो इतना मैंने आपको आज बताया कि पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। आगे हम देखेंगे कि क्या है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना रहा है, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। आज बस हम इतना ही टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की बात करेंगे। तो अपनी नोट्स वगैरह प्रिपेयर रखिए, क्योंकि आपको बाद में वो बहुत काम देगी। ठीक, तो इसीलिए पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक दो बार और देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा मुझसे फिर से पूछे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो ये चैप्टर में अभी आप इतना ही करते हैं, इसके आगे अब कल हम प्रारंभ करेंगे। तो कल रक्षाबंधन भी है, तो हो सकता है क्लास ना हो, तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ध्यान रखें अपना, अपने भाइयों का, अपने बहनों का। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।